morning, dear students. Welcome to Manish Rothia classes. Today we will discuss about the animal tissue and their types and function of the epithelial tissue and some other topics of the related of animal tissue. आज हम लोग जो है टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे और ये कितने प्रकार का है, ये इसके बारे में हम लोगों ने जो है पहले भी पढ़ रखा है। पहले वाले वीडियो में हमने आपको बताया था टिश्यू कितने प्रकार के होते हैं, कि क्या क्या फंक्शंस होते हैं और स्ट्रक्चर के आधार पे इन्हें किन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एनिमल्स में कैसे कैसे पाए जाते हैं, इनके बारे में बताया था। तो आज हम लोग जो है पिछले वाले में हम लोगों ने प्लांट यानी पादप ऊतक के बारे में पढ़ा था और आज के दिन हम जो है जंतु ऊतक के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसे हम जानते हैं जंतुओं में पाए जाने वाले ऊतक या अर्थात जो एनिमल्स है, एनिमल्स पे जो पाए जाने वाले टिश्यू है उनको हम एनिमल टिश्यू कहते हैं। ठीक है, यानी जंतुओं में पाए जाने वाले जो भी ऊतक है वो जंतु ऊतक कहलाते हैं। इनको हम जो है जंतु ऊतक। अब इनको भी स्ट्रक्चर्स के आधार पे और ह्यूमन में फंक्शंस के आधार पे भी कई कैटेगरी में डिवाइड किया गया है और इनके क्या क्या फंक्शंस होते हैं हमारे बॉडी में, उसको भी हम समझ लेते हैं थोड़ा सा। जैसे अगर ऊतक की बात करें, जैसे हमने आपको बताया था कि कोशिकाओं का समूह जो किसी भी कार्य को करने में सहायक होता है उसे हम जो है जंतु ऊतक कहते हैं। जैसे अगर हम ह्यूमन की बात करें, ह्यूमन में हम श्वसन यानी जब हम वायु ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं, तो इस क्रिया में हमारे बॉडी में जो फेफड़े होते हैं, फेफड़े के अंदर अगर हम उसकी स्ट्रक्चर्स की बात करें तो उसमें जो है एल्विलाई पाया जाता है जो कि गैसों के आदान प्रदान में हेल्प करता है। तो वो भी एक प्रकार से हमारे जंतु ऊतक का ही पार्ट होता है। और दूसरा, हम जब भोजन करते हैं यानी जो भी भोजन निर्गत करते हैं, जो भी भोजन निगलते हैं, तो उनकी जो आहार नाल की नलिकाएं होती हैं, आहार नाल में अंदर की दीवारें तथा बाहर की दीवारें जो होती है वो भी हमारे ऊतक का ही एक उदाहरण है। उसके साथ साथ हम उत्सर्जन क्रिया करते हैं जिसमें आपका जो भी बॉडी का वेस्ट प्रोडक्ट होता है उनको हम अपने शरीर के बाहर निकालते हैं, जिसको हम एक्सक्रीशन क्रिया करते हैं या उत्सर्जन क्रिया करते हैं, जिससे हमारा यूरिन फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, ये भी हमारा इनमें भी जंतु ऊतक मुख्य रूप से भाग लेते हैं। और साथ ही साथ हमारे जो बॉडी से जो स्वेट निकलता है, पसीना निकलता है, और जो भी हम अपने बॉडी के फंक्शन यानी अपनी बॉडी को मेंटेन करने के लिए जो भी हमारे बॉडी में प्रोसेस होते हैं और किसी भी एनिमी या किसी भी वायरस या किसी भी बैक्टीरिया के द्वारा, किसी भी डिजीज के द्वारा हम अपनी बॉडी को जो प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं वो सब जो हमारे जंतु ऊतक ही काम करते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं जंतु ऊतक को कितने कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट अगर हम देखें तो एनिमल टिश्यू कैटेगराइज इनटू 4 कैटेगरी। फर्स्ट है आपका इपिथेलियल, जिसे हिंदी में एपिथेलियमी ऊतक कहते हैं। दूसरा आपका कनेक्टिव टिश्यू, हिंदी में इसको संयोजी ऊतक। थर्ड है आपका मसल्स टिश्यू या हम इसको पेशी ऊतक कहते हैं। फोर्थ आपका नर्वस टिश्यू या तंत्रिका ऊतक कहते हैं। ठीक, तो ये 4 जंतुओं में पाए जाने वाले ऊतक होते हैं। अब देखिए इपिथेलियमी ऊतक की बात करें तो इपिथेलियम का मतलब होता है कि ऊपर वाली कवरिंग, यानी कि जो इपिथेलियल टिश्यू होते हैं ये बॉडी को ऊपर से ही कवर किए रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर बात करें एक ह्यूमन की बात करें, ये हमारा हाथ है, हम इसको ऊपर से जो है क्या करते हैं, शर्ट को कवर कर लेते हैं। ठीक है, तो हम कहते हैं भाई इन्होंने शर्ट पहनी है, शर्ट नहीं पहनी थी, तो ये भी जो है इनकी स्किन का कलर जो है अलग सा। आपने पीके मूवी में देखा होगा कि हाँ उसमें सबका जो है अपना कलर अलग अलग होता है। तो उस बेस पे अगर हम देखें तो जिस तरह से हमने शर्ट पहनी थी एक कवरिंग हो गई हमारे बॉडी को, जो हमारे बॉडी को कवर किया रहता है, सेम उसी तरह से जो इपिथेलियमी यानी एपिथेलियम ऊतक होते हैं ये हमारे बॉडी के अंदर के जितने भी ऑर्गन्स होते हैं, जितने भी अंग होते हैं उनको कवर करने का काम करते हैं, यानी उनको ढकने का काम करता है, इसलिए इनको हम एपिथेलियम ऊतक कहते हैं। सेकेंड है आपका कनेक्टिव टिश्यू। अब देखिए कनेक्टिव की बात करें तो ज्वाइनिंग के लिए, यानी कि दो चीजों को जोड़ने के लिए जो मीडियम यूज किया जाता है, जैसे एक से लिए हमारी है, ठीक है, दूसरी से लिए है, तो ये जो है मूव नहीं कर सकते। मान लो ये प्लेस यहाँ पे है, ये बी हो गया, ये प्लेस से दूसरे प्लेस पे नहीं जा सकते, लेकिन इनके अंदर जो केमिकल अगर ये यहाँ पे ट्रांसफर करना चाहते हैं, ठीक है, और ये जो है अपने केमिकल को ट्रांसफर यहाँ पे करना चाहते हैं, तो जिस मीडियम का यूज करते हैं, यानी जिस टिश्यू के द्वारा ये अपने सब्सटेंस को ए वाले के पास और ये जो है बी वाले के पास ट्रांसफर करता है, तो वो जो मीडियम होता है उसको हम कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। जैसे आपका ब्लड यानी कि जो हमारा रक्त होता है वो कनेक्टिव टिश्यू या संयोजी ऊतक का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। और जो रक्त होता है ये हमारे शरीर के सभी पोषक तत्वों को
तथा एंजाइम को और भी जो भी रासायनिक पदार्थ होते हैं उनको ये कोशिका से दूसरी कोशिकाओं तक पहुंचाने का काम करता है। साथ ही साथ ये ट्रांसपोर्टेशन में भी हेल्प करता है, जिसमें आपका न्यूट्रिएंट्स की बात हो गई। इसके साथ साथ रेस्पिरेशन में जो हमारे गैसेस का एक्सचेंज होता है, गैसों को एक वन प्लेस से यानी ऑक्सीजन और CO2 को ट्रांसफर करने में भी ब्लड की रिक्वायरमेंट होती है। साथ ही साथ अगर हम ब्लड की देखें तो ब्लड का भी कई कंपोनेंट्स होते हैं, जिसमें आपका जो है WBC, RBC और जो है ब्लड प्लाज्मा, उनके भी अपने अलग अलग फंक्शंस होते हैं। ठीक है, आगे हम उसको डिटेल्स में पढ़ेंगे। ठीक, तो यानी कनेक्टिव टिश्यू से संयोजी ऊतक की बात करें, वे ऊतक जो दो कोशिकाओं को जोड़ने का काम करे या उनके किसी भी पदार्थ को एक प्लेस से दूसरे प्लेस में ले जाने का काम करते हैं, तो वो हमारे संयोजी ऊतक कहलाते हैं। इसमें अगर संयोजी ऊतक में बात करें तो हमारी जो मसल्स के कुछ पार्ट्स होते हैं, मसल्स के कुछ जैसे आपके ज्वाइंट की जो भी मसल्स होती हैं, तो वहां पे उनके अपने अलग अलग नाम दिए गए हैं, तो उनको जो हम कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। जैसे अगर हम बोन्स की बात करें, ये जो हमारी हड्डियां होती है ये प्रॉपर नहीं जुड़ी होती है। अगर ये जुड़ी होती है तो हम इसको टर्न नहीं कर पाते। यानी आप अगर उंगलियों की बात करें, ये भी जो है बीच से मुड़ जाती है, तो यहाँ पे जो टिश्यू पाए जाते हैं, ठीक है, इन जोड़ों के बीच के जो टिश्यू होते हैं उनको हम कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। ठीक, जैसे अगर आप किसी बोन्स को, जो आप नॉनवेज, जितने लोग नॉनवेज खाते होंगे उन्होंने अगर बोन को चेक किया होगा तो ऊपर से वो तो सॉलिड होता है, लेकिन मिडिल वाला पार्ट देखे तो हॉलो होता है, थोड़ा खोखला होता है, जिसमें आपका, जिसे हम बोन मेरो या अस्थिमज्जा कहते हैं। तो उनमें जो टिश्यू होता है उसको हम कनेक्टिव टिश्यू या संयोजी ऊतक कहते हैं। साथ ही साथ अगर हम मसल्स यानी पेशी ऊतक की बात करें, तो पेशी ऊतक यानी जितनी भी हमारी मांसपेशियां होती हैं उनमें जो ऊतक होते हैं उसको हम पेशी ऊतक कहते हैं। और इनको भी स्ट्रक्चर के आधार पे 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, जिसमें आपका वॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री और कार्डियक मसल, जिसे हम रेखी, अरेखी तथा हृदय पेशी भी कहते हैं। अब जो रेखी पेशियां होती है जो हमारी इच्छा के अनुसार काम करती हैं, ठीक है, अरेखी जो हमारे इच्छा के विरुद्ध काम करती हैं, तथा हृदय पेशी जो हमारे हृदय में पाई जाने वाली होती हैं वो हृदय पेशी होती है। नेक्स्ट आपका जो है तंत्रिका या नर्वस टिश्यू। तो इनमें जो है हमारे तंत्रिका जो होती है हमारे बॉडी की सबसे बड़ी सेल होती है, सबसे लॉन्गेस्ट सेल होती है, लगभग जो है 1.2 मीटर समथिंग होती है अप्रोक्सीमेटली। अगर हम देखें तो 1 मीटर के बराबर होती है लगभग। ठीक है, तो सबसे हमारे शरीर की सबसे बड़ी जो सबसे लंबी जो कोशिका है वो हमारी तंत्रिका कोशिका कहलाती है। आगे हम उसका स्ट्रक्चर के साथ में पढ़ेंगे। तो आज वाली इस वीडियो में हम सिर्फ जो है एपिथेलियम ऊतक के बारे में पढ़ेंगे। ये हमारे बॉडी में कहाँ पाए जाते हैं और इनका क्या फंक्शंस होता है, इनके क्या कैरेक्टर्स होते हैं, और साथ ही साथ ये कितने प्रकार का होता है उसके बारे में देखेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर ले, अपने दोस्तों और अपने फ्रेंड्स जो स्टूडेंट्स जो पढ़ने वाले हैं उनके साथ शेयर करना ना भूले। चलिए देखते हैं। एपिथेलियम, जैसा हमने बताया कि ये हमारे बॉडी को ऊपर से कवर किए रहती है और किसी भी इंजरी से या कोई भी जो हार्मफुल एक्टिविटी होती है उनसे प्रोटेक्ट करने का काम करता है। इसमें अगर हम कैरेक्टर्स की बात करें तो अटैच टू बेसमेंट, यानी कि ये जो भी बॉडी के जो भी ऑर्गन्स होते हैं उनके बेस एकदम आधार पे ये जाके अटैच होती हैं। ठीक, जैसे ये हमारा अगर सरफेस की बात करें तो ऊपर से आप इस स्किन को हम जब आप जल जाते हैं या कुछ भी होता है तो फफोले पड़ जाते हैं, यानी ऊपर से कवरिंग हो जाती है, जो उसमें आपकी ऊपर वाली चमड़ी जो स्किन होती है वो थोड़ा सा फूल के हट जाती है। आप उसको जब फाड़ के हटाते हैं तो नीचे वाला जो स्किन होती है वो आपकी थोड़ी सी, कोई भी टच करता है बहुत पेन होता है। ठीक है, तो उसके ऊपर से कवरिंग होती है। अब जैसे जैसे हम उस कवरिंग को हटाएं, जैसे ये स्किन है अभी आपको थोड़ी सी सांवली या ब्लैक टाइप की दिखेगी, अगर हम इसको ब्लेड से काटना शुरू कर दें तो नीचे वाला जो स्किन होगा वो थोड़ा एकदम गोरा गोरा दिखेगा, नहीं भाई इतनी गोरे कैसे हो गए। ठीक है, तो वो जो होता है यानी ऊपर से जो कवरिंग वाला है, ऊपर की जो टिश्यू होते हैं वो हमारे एपिथेलियल टिश्यू होते हैं। ठीक, और इनके तो पहला जो हो गया अटैच टू बेसमेंट, यानी ये लगभग सभी कोशिका जितने भी अंग होते हैं उनके आधार पे पाया जाता है। ठीक है, यानी जो सबसे ऊपरी वाला पार्ट होता है, यानी कि अगर किसी हम पाइप की बात करें उसको हम काटते हैं तो जो उसके चारों तरफ, जैसे ये है इसके चारों तरफ जो टिश्यू होंगे वो भी हमारे एपिथेलियम टिश्यू होंगे, और जब हम इसको ओपन करेंगे तो ये भी खोखला है, तो उसके अंदर की जो दीवार वाले की जो टिश्यू होंगे वो भी हमारे एपिथेलियम ऊतक होंगे या एपिथेलियम टिश्यू होंगे।
दूसरा ज्वाइनिंग ऑफ इंटरसेलुलर सीमेंट। ये जो होते हैं दो अगर सेल्स की बात करें तो इनके बीच में एक स्पेस होता है, ठीक है, दो सेल्स हो गए तो इनके बीच में स्पेस होकर ये ज्वाइनिंग करते हैं, उस ज्वाइनिंग को जो है हम बोलते हैं इंट्रासेलुलर सीमेंट। जैसे सीमेंट जो है दो ईंटों को जोड़ने का काम करता है, उसी तरह से एपिथेलियमी जो ऊतक होते हैं, जो सेल्स होती हैं इनकी एपिथेलियमी टिश्यू की, उन सेल्स के बीच में जो है एक लेयर पाई जाती है जिसको हम इंट्रासेलुलर सीमेंट भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक कनेक्टिंग ब्रिज। ये जो टिश्यू होते हैं ये आपस में जोड़ के एक पुल की तरह से काम करते हैं। जैसे आप भाई कहीं जाते हो, रोड पे आप क्रॉस करते हो, ट्रैफिक नीचे होता है तो ऊपर से एक ब्रिज बना दिया, पुल बना दिया जाता है, जिससे जो है आप आसानी से जो है एक प्लेस से दूसरे प्लेस में जा सकते हैं। उसी तरह से जो एपिथेलियम टिश्यू होते हैं ये एक ब्रिज का काम करते हैं, ठीक, जिससे जो है किसी भी पार्ट्स को एक प्लेस से दूसरे प्लेस में पहुंचाया जा सके या किसी भी कार्य को करने में आसानी हो। देन आते हैं फंक्शन, अर्थात हम इसके कार्य की बात करें, ये तो भी हमारा लक्षण। उसके बाद हम इसके कार्य की अगर बात करें तो शरीर के जितने भी कार्य हैं लगभग अगर हम बात करें तो सब में जो है कहीं न कहीं हमारे एपिथेलियम टिश्यू जो है रोल करता है, उनका मुख्य उपयोग होता है। जैसे प्रोटेक्शन, ठीक है, यानी कि सुरक्षा। तो सुरक्षा में आप देखते हैं आपके बॉडी पे कोई भी बैक्टीरिया या कोई इंसेक्ट आपकी बॉडी पे आता है तो सबसे पहले आपकी ऊपरी वाली सतह जलती है, यानी स्किन जलती है, फिर वो रिमूव हो जाती है, हट जाती है, फिर धीरे धीरे आपकी जो निचली वाली लेयर होती है फिर से वो पहले जैसा जो है बन जाता है, ठीक है। तो इस तरह से अगर आपको कहीं चोट लगती है, कहीं घाव लगता है तो ऊपर वाली स्किन कट जाती है, फिर धीरे धीरे वो आपस में एडजस्ट करके पहले जैसा हो जाता है। तो इस तरह से ये प्रोटेक्शन का काम करता है और कोई भी बैक्टीरिया आपके बॉडी के अंदर न घुसने पाए उससे भी ये बचाने का काम करता है। नेक्स्ट है सिक्रीशन यानी उत्सर्जन की बात करते हैं। तो ये जो होता है हमारे बॉडी में बहुत से पदार्थों का उत्सर्जन भी करता है। जैसे हम अगर देखें तो पसीना जो होता है, ठीक है, स्वेट जो निकलता है वो उत्सर्जन क्रिया का ही प्रोसेस है। और इसमें जो है हमारे बॉडी के अंदर जो भी सोडियम, पोटेशियम या जो भी केमिकल्स होते हैं, रासायनिक सब्सटेंस होते हैं, वो बाहर निकलते हैं, जिससे हमें काफी हेल्प मिलती है। साथ ही साथ जो है पसीने के द्वारा हम अपने बॉडी के टेम्परेचर को भी मेंटेन करते हैं, ठीक है। इससे जो हमारे गर्म शरीर का जो तापमान रहता है वो भी मैनेज रहता है, ठीक। नेक्स्ट आपका एब्जॉर्प्शन में बात करें, जैसा आपने बताया डाइजेशन यानी न्यूट्रिशन में देखें तो आहार नाल की जो दीवारें बनी होती है उनमें भी हमारे एपिथेलियम टिश्यू पाए जाते हैं जो डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करने में मदद करते हैं तथा उनको एब्जॉर्ब करके ब्लड में ट्रांसफर कर देते हैं, जिससे कि जो है वो पदार्थ जो है दूसरी कोशिकाओं में पहुंच जाए। नेक्स्ट आपका अगर हम देखें रिप्रोडक्शन, तो रिप्रोडक्शन में भी जो है हमारे एपिथेलियम ऊतक जो होते हैं वो मुख्य रूप से भाग लेते हैं। और उत्सर्जन की बात करें, उत्सर्जन क्रिया यानी कि जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है हमारे बॉडी में उनको बाहर निकालने में भी एपिथेलियम ऊतक का मुख्य रोल होता है। साथ ही साथ ये बैरियर की तरह भी काम करते हैं, जैसे हमने प्रोटेक्शन में बताया कि ये जो है बाहरी वाले किसी भी सब्सटेंस को अंदर जाने से रोकते हैं, या किसी भी कोशिकाओं में जो भी पदार्थों का आवागमन होता है, ठीक है, उनमें भी जो है ये हेल्प करते हैं। रेस्पिरेशन मैंने इसके पहले ही आपको बताया कि श्वसन में जो है एल्विलाई जो पाई जाती हैं उनके द्वारा ये जो है गैसों का आदान प्रदान में हेल्प करते हैं। इस तरह से ये एपिथेलियम जो ऊतक होते हैं ये मुख्य रूप से काम करते हैं। अगर हम आपसे पूछा जाए कि इनका क्या फंक्शन होता है तो जितने भी एपिथेलियम टिश्यू हैं उनका फंक्शन जो है ये रेस्पिरेशन में भी मदद करते हैं, एक्सक्रीशन में भी हेल्प करते हैं, डाइजेशन में भी हेल्प करते हैं, साथ ही साथ प्रोटेक्शन का भी इनका मुख्य कार्य होता है, और जो है रिप्रोडक्शन में भी ये सहायक होते हैं, ठीक, और किसी भी पदार्थ के आवागमन में भी इनका मुख्य रोल होता है। नेक्स्ट इसके टाइप्स यानी प्रकार, तो एपिथेलियमी जो ऊतक हैं वो अगर हम मेनली देखें तो इनको 5 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, वो भी स्ट्रक्चर यानी इनकी संरचना के आधार पर इनको जो है 5 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, जिसमें आपका पहला है स्क्वेमस जिसको हम सल्की कहते हैं, और दूसरा आपका क्यूबॉइडल घनाकार, तीसरा आपका जो है कॉलमनर स्तंभाकार, फोर्थ है आपका सिलिएटेड स्तरित, उसके बाद स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कूट स्तरित, ठीक है। ये 5 जो है मेनली हमारे ऊतक होते हैं और एपिथेलियमी ऊतक होते हैं, जिनमें अगर हम देखें पहला जो सल्की ऊतक या स्क्वेमस जो ऊतक है, ये जो होते हैं
एक प्रकार से सिर्फ ऊपर से एक लेयर बना लेते हैं। जैसे अगर हम ये स्ट्रक्चर्स की बात करें तो यहाँ पे आप देखेंगे कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बना होता है। इनकी संरचना अगर हम देखें, ठीक है, ये होगा। उसके साथ ही साथ ये इनका बेस हो गया। ऊपर से अगर आप इसको काट के देखेंगे तो ये थोड़ा सा प्लेट की तरह होती है, यानी जैसे जैसे आप इसको अरेंज करते चले जाओ एक लेयर पे लेयर, इस तरह से अरेंज होती है। और ऊपर जो है इनकी सिंगल कोशिकाएं इस तरह से दिखाई देती हैं। इनको हम जो है सल्की, यानी कि सल्की का मतलब होता है परतदार। देखो ऊपर से एक परत है, उसके बाद दूसरी परत है, इस तरह लेयर की लेयर बनी रहती है। दूसरा आपका देखिए, ये जितने भी कैटेगरी डिवाइड किए हैं सिर्फ संरचना के आधार पे क्यूबॉइडल, यानी ये घनाकार होती है। इनके जो आकार होता है वो थोड़ा सा क्यूब की तरह होता है। इनको अगर हम देखें कुछ इस तरह से बनी होंगी, तो साथ ही साथ ठीक है, कुछ इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है, इसलिए इसको क्यूबॉइडल कहते हैं। और ये जो है ऊपर से आपकी ऊपर से स्ट्रक्चर देखें तो इस तरह से थोड़ी दिखती है। ठीक है, ये हो गया आपका घनाकार या क्यूबॉइडल। उसके बाद जो होता है आपका कॉलमनर, इसमें जो होती है इनकी स्ट्रक्चर थोड़ी सी बढ़ जाती है, यानी ये वाला जो बेस वाला पार्ट होगा ये थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। ठीक है, स्ट्रक्चर में थोड़ी सी बड़ी बड़ी हो जाती है। और ऊपर वाला जो स्ट्रक्चर होगा वो इसी की तरह से सेफ रहता है, सेम रहता है। उसके बाद जो सिलेटेड होती है, सिलेटेड वाले में सेम स्ट्रक्चर यही रहेगा, उसमें थोड़ा एक रोमे की तरह स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जिसको हम सिलेटेड कहते हैं। जैसे अगर हम इंटेस्टाइन की बात करें तो जो हमारी आंतरिक संरचना होती है तो उसमें आपने देखा होगा कि उंगली की संरचना के आधार के कुछ पार्ट्स पाए जाते हैं जिसको हम माइक्रोविलाई कहते हैं। तो इसकी वजह से जो है इंटेस्टाइन का जो सरफेस एरिया होता है वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से वो भोजन को आसानी से डाइजेस्ट करके उनके अंदर जो भी पोषक तत्व होते हैं उनको अवशोषित करने में हेल्प करता है। ठीक, उसके बाद स्यूडोसिलेटेड या कूट इस तरह इनका कि स्यूडो का मतलब होता है झूठा, या कूट ये बनते और बिगड़ते रहते हैं। तो इस तरह से जो भी एपिथेलियम ऊतक होते हैं जिनमें सीलिया का जो निर्माण होता है, ठीक है, वो थोड़ा सा फिक्स नहीं रहता, इसलिए इसको जो है कूट स्तरित कहते हैं। और सिलेटेड स्तरित, ठीक है। इस तरह से हमारे जो है एपिथेलियम ऊतक को कई कैटेगरी में डिवाइड किया गया था। और ये थे हमारे फंक्शंस। आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। और अगर आपने पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन से लिंक में देख लीजिएगा। और साथ ही साथ जो है इसके जो नेक्स्ट है आपकी कनेक्टिव टिश्यू और पेशी टिश्यू एंड आपकी जो नर्वस टिश्यू है, इसका जो वीडियो हम नेक्स्ट टाइम अपलोड करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।